तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्ड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन, बता चुके थे, एक बार फिर से रिकॉल करा दें जल्दी से। मैंने कहा था कि देखो मेजर बॉन्ड तो 4 ही होते हैं, ठीक है, लेकिन दो सर में, हाँ बोलो। सर कल कुछ मिस हो गया था, वो बताना था। हमारे क्लास का नहीं है, नंबरिंग। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, शाम वाले क्लास में याद दिलाएंगे बच्चे, तुम्हारे क्लास का नहीं है। पाइरीमिडीन का, सॉरी प्यूरिन का जो नॉमेनक्लेचर मैंने किया था, नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग उल्टा हो गया, तुम्हारे क्लास का नहीं है, शाम वाले क्लास का। तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलीपेप्टाइड चेन में केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड में हमने आपको बताया था कि मेजर तो 4 ही बॉन्ड होते हैं, मैंने 2 एक्स्ट्रा और बता रखे हैं। तो मेन मेन जो बॉन्ड है वो है पेप्टाइड बॉन्ड, एक बार जल्दी से नाम लिख दो, पेप्टाइड बॉन्ड। एक है डाइसल्फाइड बॉन्ड, एक है आयोनिक बॉन्ड, एक है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, और एक मैंने बताया था वांडर वॉल अट्रैक्शन। देखिए वांडर वॉल अट्रैक्शन और हाइड्रोफोबिक फोर्स, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड लगभग एक ही चीज होता है, ठीक है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते भी हो, ठीक है। अब हम आपसे बात करेंगे क्या, अब आपसे हम बात करेंगे कि कौन किस नेचर का है। ये था, मैंने आपको बताया था, ये था कोवलेंट बॉन्ड, ये भी कोवलेंट बॉन्ड, ये आयनिक तो है ही, और ये सारे वीक फोर्सेस हैं। और मैंने आपको ऑर्डर, अच्छा ये मैं बताया था कि पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड एक अमीनो एसिड का CO ग्रुप मतलब COH और दूसरे अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ बनेगा, तो अलग अलग सिस्टीन के SH ग्रुप मतलब थायोल ग्रुप के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। देखो एक्चुअल में डाइसल्फाइड बॉन्ड ये है, नोट्स में गलती से यहाँ पे H भी दिखा दिया है, नहीं, ऑक्सीडेशन हो जाएगा तब जाकर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा, H हटा देना, ठीक है, H बॉन्ड बन जाने के बाद नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड हमने क्या कहा था कि जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है तो उसका एक एंड पे यहाँ पे NH2 वाला जो पार्ट था उससे जब H रिलीज होता है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे CO प्लस ये बचा रहता है। तो दोनों बॉन्ड मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन के जो एंड है उनके बीच में अट्रैक्शन है, देख रहे हो, दिस अट्रैक्शन इज आयनिक बॉन्ड। और दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के भी पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन आ सकता है, लेकिन जनरली कहते हैं कि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के जो दोनों एंड है उस पर चार्ज है और वो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन है और वही अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। फिर हमने कहा था हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड हमने कहाँ बताया था, हमने कहा अमाइड बना CONH, ऐसे एक और कोई दूसरा अमाइड बना होगा दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन का, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन का O और दूसरे के H के बीच में अट्रैक्शन लगता है, इसको बोलते हैं H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने कहा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कहाँ बनेगा, अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और वो पोलर मॉलिक्यूल को रिपेल कर रहा है, एक दूसरे को दोनों रिपेल कर रहा है, तो रिपेल करने की टेंडेंसी, ये जो यहाँ पर फोर्सेस लग रहा है, जो टेंडेंसी है रिपेलिंग टेंडेंसी, या हाइड्रोफोबिक फोर्सेस आप कह सकते हो, उसको हाइड्रोफोबिक बॉन्ड कह सकते हो। या फिर ऐसा भी होता है नॉन पोलर चीजें आपस में अट्रैक्ट हो जाती है, आपस में अट्रैक्ट हो जाती है, ये सिंबल मैंने यूज किया, दिस इज रिपल्सन, दिस इज अट्रैक्शन, आपस में अट्रैक्ट हो गई, तो वहां पे जो अट्रैक्शन लगा है नॉन पोलर के बीच में, वो भी हाइड्रोफोबिक बॉन्ड ही है। मैंने एग्जांपल भी बताया था, अगर कोई एक R ग्रुप है उसमें इधर मान लो R है, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, अगर मान लो ये सारे के सारे क्या हाइड्रोफोबिक है तो ये सब अंदर की तरफ आ जाएंगे, ये हाइड्रोफिलिक है तो बाहर की तरफ चल जाएंगे और चेन बन जाएगा ऐसा, कल बताया था, याद है, इस टाइप से। और यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वाले ये पूरे जो है ये हाइड्रोफोबिक है और ये वाटर को रिपेल करने के ही चक्कर में, ये वाटर को रिपेल कर रहे हैं, वाटर को रिपेल करने के चक्कर में अंदर चले गए, और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, पोलर है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन है, पोलर नॉन पोलर है, और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है अगेन, क्योंकि नॉन पोलर है। कुल मिला के पोलर नॉन पोलर और पोलर नॉन पोलर के बीच में जो भी फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हो आप यहाँ पे, वो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, दैट्स इट। वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में मैंने बताया था कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं अपोजिट चार्जेस के बीच में, लेकिन वो फ्लक्चुएटिंग होना चाहिए, यहाँ परमानेंट चार्ज है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है, इसलिए वो आयनिक बॉन्ड है। कहीं पे फ्लक्चुएटिंग अपोजिट चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है उसको बोलते हैं वंडरवॉल अट्रैक्शन या वंडरवॉल फोर्सेस। क्या सभी को ये सारे बॉन्ड के बारे में अब अच्छे से क्लियर है? देखिए इंपॉर्टेंट यही है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है,
और बहुत ज्यादा तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपसे कोई कोई पूछता नहीं है, लेकिन बता दिया मैंने, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए। हाँ, ये तीनों पूछा जा सकता है। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनता है, ये पूछा जा सकता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड किस दो अमीनो एसिड के बीच में मिलता है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा याद कीजिए, सिस्टीन अमीनो एसिड बहुत ज्यादा होता है केराटिन प्रोटीन में, तो वहाँ कोवलेंट बॉन्ड की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, नंबर बहुत ज्यादा हो जाती है वहाँ। इसकी वजह से केराटिन प्रोटीन हार्डेस्ट प्रोटीन है, बताया था ना, याद है। फिर इसके बाद जब मैंने ऑर्डर बताया कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन है, तो ऑर्डर में मैंने सबसे नंबर 1 पे लाया था पेप्टाइड बॉन्ड को, 2p2p ओवरलैपिंग। फिर लाया कोवलेंट में ही डाइसल्फाइड बॉन्ड को, 3p3p ओवरलैप, दोनों कोवलेंट है, और एक्वस मीडियम में कोवलेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर तीसरे नंबर पे लाया मैंने आयनिक बॉन्ड को, चौथे नंबर पे लाया मैंने इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को, फिर लाया मैंने हाइड्रोफोबिक बॉन्ड को, और दोनों एक ही चीज है लास्ट में, आप इसको 6 भी कर सकते हो। और मैंने कहा था कि इन दोनों का कोई रीजन आप बताना चाहोगे तो नेक्स्ट क्लास में बताना, किसका, कि हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड में पहले हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों आया, क्या हो रहा है भाई। हाँ बताइए, पहले क्यों आया, कोई बताना चाहेंगे। रिवा, सर नो सर। कहीं नोट्स पढ़ के नहीं आए क्या ऑर्गेनिक का। ज्योति, ज्योति, यस सर। कुछ आंसर आए क्या, लाए क्या। नो सर। अभिषेक बोलना चाह रहा था क्या। सर हाँ, हाइड्रोजन सर दोनों आयोनिक और कोवेलेंट दोनों बॉन्ड शो करता है, इस वजह से वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोजन आयोनिक और कोवलेंट दोनों शो करता है, ये बकवास बात है। शिवानंद कोई रीजन, तुम तो केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं है, हटाओ, तुम तो बता ही नहीं पाओगे। अरे यार, ये हाइड्रोजन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग को पता कैसे नहीं है, पता नहीं। या फिर जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर लास्ट होता है ना, तो उस टाइम सर लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ बताते हैं, फाइनल ओवरऑल बॉन्ड स्ट्रेंथ। उस टाइम भी सर लोग बताते हैं कि एच बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड होगा एक्वस मीडियम में, ऐसा क्यों। लेकिन ताज्जुब की बात है, आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़े नहीं हो क्या। ज्योति, रीवा, नो सर। अच्छा पढ़े नहीं हो, नहीं। तब आपको समझ में भी नहीं आएगा, हटाइए। ईएन इसका कारण है, जब पढ़ोगे आप तब समझ जाओगे। चलिए, आपका काम का नहीं है, फालतू टाइम पास नहीं करेंगे, जब आप सर पढ़ोगे ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण है। हाँ, ये फोन सर बताया था ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस सर। इसके बीच में बॉन्ड बनता है ना, हम्म। तो डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा ना, डेल्टा ई एन। तो यहाँ पे जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा इन दोनों के बीच में, मतलब कि इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन जो भी है, तो आप पढ़ोगे वहाँ, ठीक है। और बाकी यहाँ पे एक बार मैं आपको और बता दूं, ये एच बॉन्ड किसी दूसरे बॉन्ड से वीक भी होता है, उसका कारण माइनस एच इफेक्ट है, वो भी एक कारण है, ठीक है। बाकी मैं ज्यादा बात छेड़ूंगा नहीं। आपके मन में ये आ सकता था ये क्वेश्चन कि सर यदि कोवलेंट और आयनिक में आप कोवलेंट को आगे लाए, उसका कारण बताए, तो एच और हाइड्रोफोबिक का एच बॉन्ड आ गया है, इसका भी कोई कारण है क्या। इसका कारण जनरली कारण आपको केमिस्ट्री में बताया ही जाता है, कंफर्म बताते हैं, सारे टीचर बताते हैं, ठीक है। नॉर्मल से नॉर्मल टीचर भी बताते हैं इसका कारण, ठीक है। हाँ, ये वाली बातें आपको, जैसे कोवलेंट और आयनिक में कोवलेंट भी आगे आ सकता है, ये बातें हर टीचर खोल के नहीं बता पाते हैं, क्योंकि सब कोई ऐसा नहीं बता पाते कि एक्वस मीडियम में बातें चेंज हो जाए। वो लोग जनरली आयनिक बॉन्ड को स्ट्रॉन्गेस्ट बताते रहते हैं, लेकिन जब मीडियम चेंज होता है ना, तो खेल पलट जाता है। वहां पे वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है और आयनिक बॉन्ड पीछे हो जाता है कोवलेंट से, ठीक है। बाकी आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिजिकल इनऑर्गेनिक दोनों जब पढ़ लेंगे ना, तो आप इन सारी बातों को कोरिलेट कर लेंगे इजिली। हमने भी थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ रखा है, तो हमने भी इजिली कोरिलेट कर लिया। लेकिन ये काम का आपके काम का नहीं है, लेकिन चलिए यार बता दिए, ठीक है दर्शिक। अब हम लोग अपने काम का बात करते हैं। ये केमिकल बॉन्ड खत्म हो गया, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे। क्लियर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे। देखिए, स्ट्रक्चर तो हम आपको बाद में बताएंगे, मैंने कहा ना 4 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी
और क्वाटरनरी। मैं बस अभी आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो सबसे लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चर, और जो सबसे मोस्ट स्टेबल, जो सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अभी आपको स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे भी सही। ये देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा होगा, देखिए इधर, ये देखिए ये सिंपल चेन पॉलीपेप्टाइड का प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, अभी आपको बना के भी दिखाएंगे, या ऐसा, दिस टाइप, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऐसा होगा, सॉरी टर्सरी स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अभी आपको हम समझाएंगे भी सही, तो आपको इतना देख के तो समझ में आ ही गया होगा। सही बात है सर, ये तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स है और यही सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। देन टर्सरी, देन सेकेंडरी, ये वाला या ये वाला, एंड देन प्राइमरी, ये सबसे लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। तो वो तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे सही, लेकिन इससे पहले हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं फोल्डिंग, डीफोल्डिंग, ऑब्लिक डीनेचुरेशन, अरे नेचुरेशन, रीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। समझिए होता क्या है। अभी जब आपको हम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी, तो आपको समझाएंगे प्राइमरी से ही सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी से ही टर्सरी बनता है, और कई सारे टर्सरी आपस में मिलकर क्वाटरनरी बना। तो ये क्या लग रहा है आपको, ये फोल्डिंग लग रहा है या डिफोल्डिंग लग रहा है? मतलब फोल्डिंग लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि खुल रहा है? शिवानंद कैमरा बंद क्यों किए? शिवानंद, सर बाहर नेटवर्क नहीं था सर वहाँ पे। अच्छा, पूरा क्लास एब्सेंट है, जो है वो भी एकदम अपने मन से पढ़ रहा है, कोई बात नहीं है। चलिए सुनिए, अब बताइए कि ये वाला जो है, हाँ, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है प्राइमरी से बना सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, एंड टर्सरी से फाइनली क्वाटरनरी, तो आपको क्या लगता है ये फोल्डिंग है या अनफोल्डिंग है? रिवा, फोल्डिंग है। फोल्डिंग है। तो चलिए इसका मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी बनना, सेकेंडरी से टर्सरी बनना, और टर्सरी से क्वाटरनरी बनना, दिस इज फोल्डिंग, दिस इज फोल्डिंग। या इसी को आप क्या बोलोगे, रीनेचुरेशन, या नेचुरेशन भी बोल सकते हो। अगर दोबारा से ऐसा हो रहा है तो रीनेचुरेशन, नहीं तो नेचुरेशन, दैट्स इट। लेकिन अगर किसी कारण से, पता है इन सब के बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग ही होगा ना यार, तभी तो ये जुड़ रहा है ऐसे। इन सब के बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग ही तो होगा, अभी समझाएंगे आपको। अगर वो बॉन्डिंग टूट जाए किसी भी कारण से, वो कारण बताएंगे आपको, तो बताइए क्या होगा शिवानंद? ये क्वाटरनरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा शिवानंद? टर्सरी में, टर्सरी कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी में, और सेकेंडरी कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी में। सब सो गया है, काहे के लिए 2 वे इंटरेक्शन क्लासेस कर रहा है पता नहीं। कोई वैक्सीन लेने गया है, कोई नमाज पढ़ने गया है, 2 वे क्लासेस का केवल फी पेमेंट कर दी है, 1 वे क्लासेस देख रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो जाके, जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है आज के बच्चों को। चलिए ठीक, तो चलिए ज्योति ये बताइए, अगर क्वाटरनरी से टर्सरी है, टर्सरी से सेकेंडरी है, सेकेंडरी से प्राइमरी है, तो ये फोल्डिंग है या अनफोल्डिंग है? वो अनफोल्डिंग होगा। अनफोल्डिंग है, मतलब इसको आप बोल सकते हो डीनेचुरेशन, डीनेचर हो गया। तो ये तो समझ में आ गया कि कब होने वाला है फोल्डिंग, और मतलब फोल्डिंग होगा तो क्या होगा, ये तो समझ में आ गया आपको। और ये भी समझ में आ गया कि अनफोल्डिंग होगा तो क्या होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐसा होगा कब, ऐसा कब होगा कि ये प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से क्वाटरनरी बन जाए और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाए?
और ऐसा कब होगा कि ये इसमें खुल जाए? तो बताऊं, ये सब होता है पीएच एंड टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से। क्या बोले? पीएच एंड टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से। देखिए जो प्रोटीन होता है ना, आपको पता है प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? सेल के अंदर। तो उस सेल के अंदर एक खास पीएच होता है और एक खास टेम्परेचर होता है जिस पर वो प्रोटीन का कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट उस प्रोटीन का या इनफैक्ट उस पीएच का या टेम्परेचर का एक रेंज होता है, एक रेंज होता है जिस रेंज के अंदर कोई भी प्रोटीन अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाता है। टर्सरी और क्वाटरनरी दोनों ही सही स्ट्रक्चर माने जाते हैं प्रोटीन के फंक्शन के लिए। ज्यादातर प्रोटीन तो टर्सरी स्ट्रक्चर में मिलता है, कुछ कुछ क्वाटरनरी में मिलता है। लेकिन अगर उससे नीचे आने लगे सेकेंडरी और प्राइमरी में, तो प्रोटीन अपने वर्क को प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। फंक्शनल प्रोटीन नहीं हो सकता, स्ट्रक्चर हो सकता है, फंक्शनल नहीं हो सकता है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में जब प्रोटीन आ जाएगा तो ना ही वो फंक्शन शो कर पाएगा और ना ही वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन की तरह एक्ट कर पाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि पीएच अपने रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है, रेंज का आपको पता है मिनिमा वैल्यू भी होगा और मैक्सिमा वैल्यू भी होगा। अगर पीएच या टेम्परेचर अपने रेंज के अंदर ही फ्लक्चुएट कर रहा है तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंजेस नहीं दिखाएगी। लेकिन अगर फ्लक्चुएशन मिनिमा से नीचे हो गया या मैक्सिमा से अधिक हो गया, तो बताइए फ्लक्चुएशन को आप ज्यादा बोलेगा कि कम बोलेगा? फ्लक्चुएशन का मतलब केवल बढ़ना नहीं होता है, घटना भी होता है। मतलब कि एक रेंज को क्रॉस करना, चाहे वो मिनिमा को क्रॉस करें या मैक्सिमा को क्रॉस करें, तो वो फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। और ऐसे ही ये फ्लक्चुएशन पीएच के लिए और टेम्परेचर के लिए दोनों के लिए पाया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ कि पीएच या टेम्परेचर जो सेल के अंदर का है, मतलब जहां उस मीडियम का जहां प्रोटीन है, अगर उसके पीएच और टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन ज्यादा आ गया तो अनफोल्डिंग हो जाएगी। और अगर वो रेंज में रहा, वो फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं दिखाया, तो अनफोल्डिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या होगी? फोल्डिंग होगी। इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि अनफोल्डिंग मतलब डीनेचुरेशन का कारण बताओगे। डीनेचुरेशन का कारण क्या है? पीएच एंड टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन इन pH and temperature of मीडियम। मीडियम मतलब का जहां प्रोटीन पाया जाता है सेल के अंदर। अब हम आपसे बात करने वाले हैं, क्या पता है कि ये जो डीनेचुरेशन आप देख रहे हो परमानेंट भी हो सकता है और ये टेम्परेरी भी हो सकता है। अब आप बोलोगे सर कब परमानेंट होगा और कब टेम्परेरी होगा? सुनिएगा, आपके सेल्स के अंदर का पीएच और टेम्परेचर फ्लक्चुएट तो करता ही है। अभी मुझे फीवर आ जाए, अभी अचानक से मैं कोई ऐसा चीज खा लूं जिससे मुझे एसिडिटी हो जाए, तो फ्लक्चुएट नहीं करेगा क्या? करेगा ना, फ्लक्चुएट तो करेगा यार। लेकिन क्या थोड़ा सा फीवर आया और मेरा पूरा प्रोटीन जो डीनेचर हो गया, खत्म, वो अपना स्ट्रक्चर खो दिया, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए अगर ये फ्लक्चुएशन टेम्पररी हो रहा है, टेम्पररी हो रहा है या फिर शॉर्ट इंटरवल के लिए हो रहा है, तो बताओ अभिषेक, अगर फ्लक्चुएशन पीएच और टेम्परेचर में टेम्पररी है या शॉर्ट पीरियड के लिए, तो डीनेचुरेशन परमानेंट होगा कि टेम्पररी होगा? टेम्परेरी। टेम्पररी होगा। मतलब अगर कोई क्वाटरनरी आया है टर्सरी में या टर्सरी आया है सेकेंडरी में, तो वो वापस से फिर अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ वर्ड यूज किया डीनेचुरेशन, जा सकता है। हाँ, अगर मुझे भी फीवर हुआ तो मेरे कुछ कुछ सेल्स का प्रोटीन डीनेचर हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सारा प्रोटीन मेरा बर्बाद हो जाएगा, नहीं। फ्लक्चुएशन टेम्पररी में ऐसा होता है। हाँ, अगर फ्लक्चुएशन, ये जो फ्लक्चुएशन है, अगर ये फ्लक्चुएशन परमानेंट हो गया या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए हुआ, समझ रहे हो, बॉडी को हीट मिला और लॉन्ग टाइम तक मिला, एसिडिटी आई, लॉन्ग टाइम तक रही, तो उस लॉन्ग टाइम में अगर कोई प्रोटीन का डीनेचुरेशन हुआ है, अनफोल्डिंग हुआ है,
तो वो परमानेंट हो जाएगा। मतलब अगर आपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब किया तो प्रोटीन अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में वापस आ सकता है, लेकिन अगर आपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को लॉन्ग टाइम के लिए डिस्टर्ब कर दिया तो प्रोटीन कभी भी फिर अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? याद रखिए जल्दी से। क्लियर? अब समझिएगा मेरी बात। आपने दो बातें सुनी होगी, क्या कि दूध को, ये क्वेश्चन पहले आता था, दूध को यदि गर्म किया जाए तो ये दूध को सेव करने का ज्यादा अच्छा तरीका है बजाय कि आप दूध को बार बार फ्रिज में घुसा के रखें। इसका कारण समझ पाए क्या? कितने लोग समझ गए इसका कारण? क्या कारण बता सकते हैं? मैंने कहा कि अगर आप दूध को, अगर ये, अरे यार कोई भी बर्तन बना लो यार, मैं बर्तन बनाने वाला आदमी थोड़ी हूँ यार। लो ऐसे लो, जो भी है ये लो, ये दूध इसमें है, ठीक है, ये दूध है, मिल्क है, ठीक है। अगर आप दूध को चाहते हो कि सेव करके रखें, बचा के रखें, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक क्या, फ्रिज में रखिए कोल्ड पे, और एक क्या, हीट कर दीजिए, मतलब कि हीट कर दीजिए, मतलब कि टेम्परेचर दे दीजिए अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए सब लोग अपना अपना जवाब दीजिए। अगर आप मिल्क को अच्छे से सेव करके रखना चाहते हैं थोड़ा लंबे समय के लिए, मिल्क को सेव करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप फ्रिज में रखेंगे उसको या आप उसको हीट करना चाहेंगे। चलिए किनको लगता है फ्रिज में रख दे तो ज्यादा बढ़िया है? अभिषेक, अच्छा, रिभा को भी लगता है। किनको लगता है कि गर्म कर दे तो ज्यादा बढ़िया? अलग अलग टाइप के आंसर आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के आंसर आ रहे हैं और भयानक कंफ्यूजन है। आंसर इस कि गर्म कर दें तो ज्यादा बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी ट्रेंड चले हैं ना आजकल, मैं तो आजकल के, मतलब कि देखो ऐसा नहीं है कि खाना बनाना केवल लेडीज का काम है, ऐसा नहीं है। अब वो ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि घर में खाना बनाना लेडीज का काम है, लेकिन जेंट्स को भी उसमें हाथ बटाना चाहिए, ठीक है, टाइम है तो, अदरवाइज टाइम तो फीमेल को भी नहीं हो सकता। कर जो भी फैमिली मेंबर में जो भी घर का खाना बना रहा है, मैं जरूरी नहीं कि फीमेल को यहाँ पे ब्लेम करूंगा, नहीं, फैमिली मेंबर में जो भी खाना बना रहा है आजकल तो मेजोरिटी तौर पर फीमेल ही बना रही है। मैं ऐसा जज करता हूँ कि ये लोग बहुत गलत कर रही है। क्या गलत? मेरे घर में भी ऐसा होता है। लोग क्या करते हैं पता है, मैंने जज किया, अरे ये ट्रेडिशन में आ गया, आजकल के जमाने में ज्यादा आ गया। ये लोग एक दिन मिक्सी में मसाला पीसती है और 10 दिन तक यूज करती है। रेस्टोरेंट में भी चलता है, तो रेस्टोरेंट में तो खैर उसका धंधा है, घर में ये चीजें हो रहा है। एक दिन आटा सानती है, एक ही बार मेहनत करती है और 4 दिन तक उस आटा को फ्रिज में रख के यूज करती है। कितनों के घर में ऐसा हो रहा है? हाथ खड़ा कीजिए, जितने बच्चे अभी हैं यहाँ पे, कितनों के घर में ऐसा हो रहा है? अभिषेक के घर में हो रहा है, और शिवानी तुम्हारे घर में ऐसा नहीं हो रहा? रिभा ज्योति, हो रहा है तो हो भी रहा होगा तो आप छुपा रहे होगे। ऐसे कई सारे नहीं एग्जाम्पल। सर, मेरे यहाँ फ्रिज ही नहीं है। अच्छा फ्रिज नहीं है, तब तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। हम लोग कोटा में भी देखे थे, हॉस्टल वगैरह में जब वहां रहते थे, वहां का वो तो खैर उसका तो खैर बिजनेस है। आटा सानता था, 3-4 दिन तक उस आटा को यूज करता था। आटा सानने में टाइम लगता है ना इसलिए, लेकिन पता है बायोलॉजिकल ये चीज सही नहीं। अब बताइए क्यों? मैं तो एग्जांपल दूध का लिया हूँ, बाकी और भी सारे कई सारे फूड पर एप्लीकेबल है। अगर आपने उसको लो टेम्परेचर पर रखा है तो बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया है ना, उसके अंदर बैक्टीरिया या फंगस जो भी है वो मरे नहीं है, उसके एंजाइम इनएक्टिव हो गए हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पर उसके एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पा रहा और बैक्टीरिया इनएक्टिव हो गया है, इनएक्टिव हो गया है। लेकिन अगर आप उसको लगातार 7-8 दिनों तक लो टेम्परेचर पर रखोगे तो बैक्टीरिया उस टेम्परेचर पर भी अपने आप को वर्क करने की टेंडेंसी दिखाने लगता है, एडेप्टेशन लाने लगता है, उतने कम समय में भी कोशिश करता है कि हम कुछ तो करें। मरा नहीं है बैक्टीरिया, ध्यान रहे, मरा नहीं है। लेकिन जब आप उसको गर्म करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, भाई साहब बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो एंजाइम है उसके लिए टेम्परेचर का ये ह्यूज फ्लक्चुएशन है।
और इससे बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर का एंजाइम, पर एंजाइम क्या, प्रोटीन ही तो है, एंजाइम परमानेंटली डीनेचर हो जाएगा। और अगर परमानेंटली डीनेचर हो जाएगा तो बैक्टीरिया परमानेंटली मर जाएगा। अब आप बोलोगे सर मरा हुआ बैक्टीरिया खाएंगे तो, अरे बैक्टीरिया मर गया टॉक्सिन रिलीज करने से पहले, अब खा लो कोई दिक्कत नहीं है, खा लो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टॉक्सिक बैक्टीरिया थोड़ी, टॉक्सिन सिक्रीट किया कहाँ है अभी वो। तो अगर दूध में ऐसा कोई बैक्टीरिया आया तो वो मर गया हीट में, टॉक्सिन रिलीज करने से पहले ही खत्म, सोफरा साफ। लेकिन अगर आपने उसको लो टेम्परेचर पे रखा, 5 दिन तक रखा दूध को फ्रिज में, अरे यार मुझे देख देख के गुस्सा आता है ये सब चीज, हमारे घर में भी हो रहा है। अभी मैं घर पे गया था तो घर में बोला है मैंने, ये चीज बायोलॉजी के लिए सही नहीं है। अब लोग तो क्या ना बोलने लगते हैं ज्यादा साइंस पढ़ लिया, फलाना ढिकाना, अरे जो समझना मैं नहीं खाऊंगा, मैंने नहीं खाया वो। तो आलू पराठा बना, उसका मसाला बच गया ना चोखा, अरे मैं देख रहा हूँ 3 दिन के बाद दोबारा आलू पराठा बना और वही आलू यूज हो रहा है। और वो एक्सप्लेनेशन क्या आ रहा है कि अच्छे से भूज के बनाया गया था आलू का वो मसाला, तो फेंक थोड़ी देते। भाई ये सही नहीं है, ये बायोलॉजिकली सही नहीं है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा इससे। अरे दोबारा मेहनत कर लो ना, क्या दिक्कत है, तो एक्सेस बनाया क्यों। उस दिन अगर 10 ही लोग थे आलू पराठा खाने के लिए, 10 ही पराठे बनाने थे, तो आपने 20 पराठे का मसाला बनाया क्यों, 10 के ही बनाते। और अगर 1-2 अधिक हो गया तो दूसरा देखो, और देखो मुझे गुस्सा किस बात पे आया उस दिन। अब जब मैंने ये बात बोला तो उन्होंने वो सारा कुछ उठा के किसको दे दिया खाने के लिए, उम्मीद लगाओ किसको दिया वो खाने के लिए, क्या लगता है बस। दिस इज वेरी रॉन्ग एंड दिस इज वेरी मिसबिहेवियर टू एनिमल वर्ल्ड एंड दिस इज वेरी बैड बिहेवियर। ऐसा करने वाला कोई भी हो, ईश्वर उसको सजा अवश्य देगा, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो। Every animal is economically important for ecosystem. जो जहर आप नहीं खा सकते, आपने वो जहर गाय को कैसे दिया। जो जहर आप नहीं खा सकते, आपने वो जहर कुत्ते को कैसे दिया। कुत्ता भी मेमल है, आप भी मेमल हो, बिल्ली भी मेमल है, चूहा भी मेमल है। क्या उस गाय ने आपको परेशान किया था और आप वही जहर उसके खिलाकर आप पुण्य कमा रहे हो। दिस इज वेरी रॉन्ग। आप साइंस के बच्चे हो, ये गलती कभी मत करना। अगर आपके घर में कोई भी फूड खराब हो गया है तो वो फूड किसके पास पहुंचना चाहिए, ठूस लो भेजे में। वो फूड केवल और केवल किसके पास पहुंचना चाहिए, केवल और केवल इसके पास पहुंचना चाहिए। इकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली। अगर इसके अलावा वो फूड किसी के पास भी पहुंचा है तो आपने उसको मारने का प्रयास किया। हाँ, डिकम्पोजर उस फूड को डिकम्पोज कर देंगे, उनके लैक्टिक एंजाइम उस फूड को ब्रेक कर देंगे और ब्रेक करने के बाद जो न्यूट्रिएंट निकलेगा वो केवल न्यूट्रिएंट को अपटेक करेंगे, वो टॉक्सिक मटेरियल को अपटेक करेंगे ही नहीं डिकम्पोजर्स। और वो भी सेलेक्टेड डिकम्पोजर ही होंगे ऐसे। आप तो बस क्या करो, उसको कचड़े में जाके फेंक दो, जहां कचरा कलेक्ट होता है वहां डिकम्पोजर ऑलरेडी पड़े हुए, वो उसका तमाम कर देंगे खेला। लेकिन ये गलती आज के बाद एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट तो नहीं करेंगे। अगर मैं 10 बच्चों को ही पढ़ा रहा हूं तो उम्मीद करता हूं कि मैं 10 लोगों को सही शिक्षा दिया हूं। आज के बाद कोई भी फूड एक लिमिट में यूज करोगे, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो, अगर खराब हो गया फेंक देना, मत खाना। और फेंक के ये गलती मत करना कि चलो कुत्ता को दे दें, चलो गाय को दे दें, घर में बिल्ली उसको खिला दें। रिमेंबर, वो भी आप ही के बिरादरी का है, वो भी आप ही के बिरादरी का है, मैमल है वो भी, उसका भी फिजियोलॉजी है, ठीक है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि आप ज्यादा साइंस पढ़ लिए हो, ज्यादा बायोलॉजी पढ़ लिए हो, ज्यादा मत ज्ञान घुसेड़ो, ये वो फलना ढिकना, तो भाई वहां आप साइलेंट हो जाओ। आप समझ लो कि आपके सामने जो आपसे बात कर रहा है ना वो बहुत बड़ा वाला डस है, चाहे वो कोई भी हो। मैं तो भाई साहब, मैं बहुत साफ सुथरा आदमी हूँ, मैं अपनों तक को नहीं छोड़ता हूँ, गलत को गलत और सही को सही करने की हमेशा हिम्मत रखता हूँ। हाँ, साइंस पढ़ा है इतना तब तो बोल रहा हूँ,
यस, पढ़ा है मैंने इतना साइंस, यस पढ़ा है मैंने इतना बायो। तो मैं अभी 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये बात जानो इसके पीछे का साइंस क्या है, क्यों मैं ऐसा करने से मना कर रहा हूँ। अगर आपने मिल्क का, मैं एग्जांपल ले रहा था, अगर आपने मिल्क को कोल्ड टेम्परेचर पे रखा है और फिर उसको वापस से आप फ्रिज से बाहर निकालोगे, तब तक उस दूध में जो बैक्टीरिया थे वो मरे नहीं है। और अब अगर उसको आप हीट करोगे, तब तक में तो बैक्टीरिया अपने आप को रेसिस्ट करके टॉक्सिन रिलीज कर चुका हो। या फिर कई सारे लोग दूध को केवल फ्रिज में रख के पीते हैं ठंडा कर करके, वो तो और भी जहरीला है। आपने दूध को बाहर निकाला फ्रिज से, नॉर्मल टेम्परेचर पे आया, वो बैक्टीरिया ग्रो किया, टॉक्सिन रिलीज किया, दूध में आ गया। बेटर क्या है, कोई भी दूध आया आपके यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे जलाओ, मारो बैक्टीरिया को, तब लो, यूज करो। कोई भी फूड के बारे में ऐसा बताओ। हाँ, अब आप बोलोगे सर ऐसे में तो हम 10 दिन दूध को गर्म करके यूज करके मतलब कि गर्म कर करके यूज कर लें, नहीं, फिर वो भी टेक्निकली सही नहीं। फूड को ज्यादा गर्म, ये सब बात मैं आपको बता दूंगा जब एक अलग से टॉपिक लूंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो कौन माइक्रोब किस तरीके से आपके लाइफ में यूजफुल है वो चर्चा मैं कर दूंगा। बस मुझे अभी बस इतना ही बताना था कि अगर फ्लक्चुएटिंग बहुत ज्यादा होगा, ये रहा अलग, अगर फ्लक्चुएटिंग बहुत ज्यादा होगा, लॉन्ग टाइम के लिए होगा, परमानेंट होगा, तो एंजाइम परमानेंटली डीनेचर हो जाएंगे, चाहे वो एंजाइम हमारा हो या बैक्टीरिया को, कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म का हो या यूजफुल ऑर्गेनिज्म का हो। मुझे बस इतना बताना। अगर फ्लक्चुएशन कम हुआ, शॉर्ट इंटरवल के लिए हुआ, तो डीनेचुरेशन टेम्पररी होगा, बैक्टीरिया दोबारा एक्टिव हो सकता है या हमारा ही एंजाइम दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। दैट्स इट। यह है फोल्डिंग और अनफोल्डिंग। एग्जांपल देना हो, हमारे अंदर जब फीवर होता है तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है। तो उस टाइम हमारे सेल्स के अंदर जो प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, टेम्पररी हो रहा है। लेकिन अगर हमारे अंदर एसिडिटी लॉन्ग पीरियड के लिए हो गया या टेम्परेचर ह्यूज बढ़ गया अचानक से, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस कंडीशन में हमारे शरीर का एंजाइम, हमारे सेल्स का एंजाइम परमानेंटली डीनेचर हो सकता है और हमें नुकसान हो सकता है। क्या सभी को समझ में आ गया फोल्डिंग और डिफोल्डिंग क्या है? चलिए, और उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है? अगर कोई फूड आपके लिए खराब हुआ है तो वो अदर एटलीस्ट उस सारे ऑर्गेनिज्म के लिए तो खराब हो ही गया है जिसकी फिजियोलॉजी आपसे मिलती जुलती है, जिसकी फिजियोलॉजी आपसे मिलती जुलती है, स्पेशली वो मैमल्स होंगे ही होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं एटलीस्ट कॉर्डेट को तो मत खिलाओ, क्योंकि कॉर्डेट के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं इन सभी के फिजियोलॉजी में काफी सिमिलरिटी है, डिफरेंसेस भी है, काफी सिमिलरिटी है। अगर कोई चीज आपके लिए जहरीला है तो वो मछली के लिए भी जहरीला हो सकता है। एटलीस्ट कॉर्डेट को किसी को मत खिलाओ एटलीस्ट, और मैमल्स को तो मत ही खिलाना है, वो भी मैमल्स ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस ही रखता है आपसे, बाकी सब कुछ आपके जैसा उसके अंदर भी चल रहा है यार। जब आपको चाहिए होता है इंटेस्टाइन तब तो सुअर का ले आते हो उठा के, गाय का ले आते हो, पैनक्रियाज चाहिए होता है तब तो उठा के ले आते हो इम्प्लांटेशन के लिए, और उसके बाद खराब फूड दे देते हो। ये गलत है, साइंटिफिकली ये गलत है, ऐसा मत करो, ठीक है? चलिए, आपको मैंने डीनेचुरेशन रीनेचुरेशन पढ़ा दिया। अब इसके बाद अगले मीटिंग में हम आपसे बात करते हैं स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मिलते हैं अगले अभी मीटिंग में, फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में।